पियाजे की थियरी है, 4 स्टेजेस हैं आपके सामने। 4 स्टेजेस में सेंसरी मोटर, SPCF से याद रखनी है 4 स्टेजेस। एक तरफ हैं 4 स्टेजेस, दूसरी तरफ हैं कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जैसे कि स्कीमा। तो स्कीमा की हमने अभी चर्चा की। स्कीमा क्या है? जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आज आप जानते हैं, वो सब आपके स्कीमा में है कहीं ना कहीं। अगर नहीं होगा तो वो आप जानते ही नहीं है। मतलब किसी चीज को अगर आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, याद भी रख पा रहे हैं, तो आपके स्कीमा में कहीं ना कहीं जो वर्तमान ज्ञान है आपका, उसी में होगा वो। इस स्कीमा को, इस वर्तमान ज्ञान को, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसको आप कैसे ऐड करते हैं उसमें कुछ, वो एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना कहलाता है। जिसमें आप कुछ चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो चेंज जो है एकोमोडेशन यानी समायोजन कहलाता है। इक्विलिब्रेशन एक किसकी? संतुलन की प्रक्रिया है कि जो आपने एसिमिलेट किया है, जो आपके दिमाग में है, जो दुनिया में है, दोनों बैलेंस में है कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा, असंतुलन कहलाएगा। ठीक। सेंसरी मोटर स्टेज आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। SPCF की जब हम बात कर रहे हैं, प्री ऑपरेशनल जिसको पूर्व संक्रियात्मक कह रहे हैं, ये 2 से 7 वर्ष होती है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इन पे एजेस पे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, पहली बार लॉजिक आएगा बच्चे के दिमाग में, इंडक्टिव लॉजिक। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक जो कि हाईएस्ट लेवल है, ये भी पूछा है इस बार, हाईएस्ट लेवल कौन सा है? तो 11 से 15 वर्ष अमूर्त चिंतन बच्चे के अंदर आ जाएगा। समझते हैं क्या कहानी है। हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन शामिल होंगे। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अगर देखें तो एसिमिलेशन मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ ऐड किया। एकोमोडेशन में आप मॉडिफाई करके या तो ऐड कर रहे हैं, एक नया स्कीमा बना रहे हैं, या मॉडिफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। ये दोनों ही प्रोसेसेस किसके अंदर आती हैं? अडेप्टेशन की प्रक्रिया यानी अनुकूलन के अंदर आती हैं। कि इस तरह से या तो आप जोड़ते हैं, किसी चीज में बदलाव करते हैं, या फिर नया स्कीमा बनाते हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, अडेप्टेशन अनुकूलन का हिस्सा है, जिसके थ्रू आपका स्कीमा अपडेट होता है। ठीक। और ये जो पूरी कहानियां हैं, ये हम समझ चुके हैं पियाजे की थियरी में। आपने कुछ ऐड किया, आपको बताया है डॉग को डॉग कहते हैं, आपके सामने एक डॉग आया, आपने कहा अरे डॉग है, आप बैलेंस में है, इक्विलिब्रेशन में है। नई सिचुएशन आई, आपने बिल्ली को देख के डॉग कह दिया, क्योंकि आपको पता था इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है और बिल्ली की भी है। तो आपने कह दिया डॉग को। जब आपने कैट कह दिया नई सिचुएशन में, जब आपने डॉग को कैट कह दिया और किसी ने कहा बेटा ये, सॉरी कैट को डॉग कह दिया, तो किसी ने कहा बेटा ये डॉग नहीं है, तो आपके दिमाग में लाल बत्ती जली, डिसइक्विलिब्रियम हुआ यानी असंतुलन की प्रक्रिया आई कि भैया जो मैं जानता हूं, यानी डॉग को मैं जानता था, और जो मैंने बाहर दुनिया में देखा है, जिस भी चीज को डॉग कहा है और वो डॉग है नहीं, तो क्या हुआ? दोनों चीजें बैलेंस में नहीं है। जो दिमाग में है और जो दुनिया में दिख रहा है वो बैलेंस में नहीं है, यानी असंतुलन हो गया। अब आप इस डॉग का जो स्कीमा है इसको ठीक करेंगे या कैट का नया स्कीमा बनाएंगे, या तो मॉडिफाई करेंगे या नया स्कीमा बनाएंगे। दोनों ही चीजें एकोमोडेशन में आएंगी, समायोजन में आएंगी। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पियाजे की थ्योरी बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ अभी जो मैराथन सेशंस हुए हैं लेटेस्ट, उनमें समझाई है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही है। फिल इन द ब्लैंक देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, ठीक है ना बात। अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पियाजे और वाइगोस्की की बात करते हैं। While जीन पियाजे gives importance to dash in children's learning, लेव वाइगोस्की considers डैश टू बी इंपॉर्टेंट। यानी बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की डैश को। अब आपको इसमें सीक्वेंस जरूर याद रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जीन पियाजे नंबर 1 पे पूछा है कि जीन पियाजे किसको ध्यान में रखते हैं, तो पियाजे नंबर 1, वाइगोस्की नंबर 2। तो आपको सबसे पहले देखना है पियाजे किसको महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या पियाजे मैचुरेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसको वो जेनेटिक्स भी कह रहे हैं, जो हेरिडेटरी वैल्यू है मैचुरेशन यानी परिपक्वता, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है। बात तो सही है, पियाजे तो कहते हैं, हाँ तो पहले पियाजे ही है नंबर 1 पे, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वाइगोस्की कल्चरल टूल्स को यानी सांस्कृतिक उपकरणों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि संस्कृति, जो भी हमारी संस्कृति में चीजें चली आ रही हैं, जो भी समाज में चीजें चली आ रही हैं, जो भी हम रामायण महाभारत वॉटएवर जो भी हमारे आसपास या हमारी जनरेशंस में चीजें चली आ रही हैं, उनसे हम सीखते हैं, समाज और संस्कृति से सीखते हैं। बिल्कुल वाइगोस्की यही कहते हैं। वाइगोस्की 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, जिसमें से कल्चर यहाँ है। पियाजे और वाइगोस्की दोनों में से कोई भी रीइंफोर्समेंट का बहुत ही ज्यादा मानने वाला व्यक्ति नहीं है। और ये बात रीइंफोर्समेंट जैसी बात, पनिशमेंट जैसी बात कौन करता है? बिहेवियरिज्म करता है, बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सारे लोग करेंगे। चेंज इन स्कीमास, ये तो बात पियाजे की होगी, और नंबर 2 पे तो हमें वाइगोस्की को लगाना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अगेन याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म ड्रिल और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस नहीं करता, यानी रचनावाद, जिसपे पियाजे और वाइगोस्की बिलोंग करते हैं।
रीइंफोर्समेंट अगेन बिहेवियरिस्टिक बातें हो गई, ये व्यवहारवादी पक्ष की बातें हो गई। वहीं पियाजे और वाइगॉस्की क्या है, रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं बच्चा रचना करेगा। ये कह रहे हैं बच्चों को आप प्रैक्टिस करा दो, रीइंफोर्समेंट दे दो, पनिशमेंट दे दो, व्यवहार में चेंज करा दो। जबकि पियाजे वाइगॉस्की कह रहे हैं भाई वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकता है, कौन, बच्चा। तो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात पियाजे वाइगॉस्की करते हैं। ड्रिल, प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट इनके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव बातें नहीं है। स्टिमुलस रिस्पांस की भी बात व्यवहारवाद करता है। ऑर्गेनाइजेशन पियाजे के अकॉर्डिंग हो सकता था, बट यहां वाइगॉस्की होगा नंबर 2 पे, तो ये हो नहीं सकता सही। तो आपको पता है, यानी सबसे पहले हमें पियाजे को ढूंढना है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग परिपक्वता यानी यहां मेच्योरिटी आनी चाहिए, और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग कल्चर। यही एक ऑप्शन है जो सेट बैठ रहा है। इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हुए गलत हो जाते हैं कई लोगों से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा एक बार। वाइगॉस्की से ही है एक और क्वेश्चन, फटाफट से जवाब देंगे और बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, आपका 50% काम क्वेश्चन को पढ़ के खत्म हो जाता है। यानी वाइगॉस्की के अनुसार क्या नहीं है। एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे भी संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान मतलब आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपकी मेंटल स्किल्स को डेवलप करना। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में वाइगॉस्की किस बात को नहीं मानते हैं, बढ़ावा देना नहीं कह रहे हैं कि सही नहीं है भाई, किस चीज को बढ़ावा देना। अगर बात वाइगॉस्की की माने, वाइगॉस्की की बात क्यों माने हम हैं, वाइगॉस्की ब्रो क्यों है, आज के लिए हमने वाइगॉस्की को ब्रो कहा है और इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, इसकी बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉस्की करेंगे। याद रखिएगा, जब भी बात पियाजे वाइगॉस्की की आएगी तो एक चीज नेगेटिव होगी, वो है एक तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल किसी किसी केस में या प्रैक्टिस किसी किसी केस में पॉजिटिव हो जाती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अदरवाइज ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है 99% केसेस में पियाजे और वाइगॉस्की की अगर बात हो रही होगी, क्योंकि ये व्यवहारवाद की बात है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, ये वर्ड्स नेगेटिव हैं अगर आप पियाजे और वाइगॉस्की की डिक्शनरी में देखेंगे तो, है ना। ये डायरेक्ट नहीं होने चाहिए। पनिशमेंट हो गया, रिवॉर्ड हो गया, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल हो गया। पनिशमेंट लिख लेते हैं, पनिशमेंट लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन होता है रट्टा लगाओ और उगल दो पेपर पे। रिकॉल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। किसके अकॉर्डिंग, पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। वो तो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे और रट्टे लगाने को एक्टिव रखना नहीं कहते, है ना। यदि बच्चा रट्टे लगाने में एक्टिव है तो उसको एक्टिव नहीं कहते, जब वो मीनिंगफुल लर्निंग करे। अगर हम पियाजे वाइगॉस्की की बात करें तो बच्चे को एक्टिव रखने पे, मीनिंगफुल लर्निंग पर, और किस पर बात करेंगे कि बच्चा एक्सप्लोरर बने, है ना। वो तो एक्सप्लोर करे, वो तो डिस्कवर करे, वो तो एक्टिव रहे, है ना। ज्ञान का सृजन करे, कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, मीनिंगफुल हो लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट में हो लर्निंग। ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। या जितनी भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है वो इन्हीं को मानेगी। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इस बेसिस पे सही हो जाएंगे, ठीक। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है, जो जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज होती है, जिसका कोई अर्थ होता है आपके लिए, तो लाइफ से जोड़ेंगे ये लर्निंग को। एक्सपीरियंस देने की बात करेंगे बच्चे को, डिस्कवरी की बात करेंगे बच्चे के लिए। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हो गए किसके अकॉर्डिंग, पियाजे और वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। तो हमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, हमें चीजों को समझना भी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई, यहाँ नॉट पूछा था, तो गाइडेड एक्सचेंजेस यानी निर्देशित आदान प्रदान, ये बात पियाजे के अकॉर्डिंग, सॉरी वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग अच्छी होगी। क्योंकि वाइगॉस्की कह रहे हैं हम समाज और संस्कृति से सीख रहे हैं, हम मोर नॉलेजेबल अदर्स से सीख रहे हैं, वो लोग जो हमसे ज्यादा जानते हैं, चाहे वो एज में छोटे हों या बड़े हों, जो हमसे ज्यादा जानते हैं। गाइड अगर हमें कोई कर देगा तो हम सीख जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस यानी ऐसी व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चा उनसे सीखता है, कुछ चीजें अपने अंदर भरता है और अपना ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक। कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां पे भी ग्रुप में सीखने की बात होगी, वाइगॉस्की कूद के कहेंगे यस यस यस, है ना। तो ये बात डी ऑप्शन यहां गलत हुआ। सिर्फ रिकॉल करना, जो याद किया था उसको रट के सुना दो, दोबारा पेपर पे लिख दो एज इट इज, इसकी बात वाइगॉस्की नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, मीनिंगफुल लर्निंग को नहीं, रटने को प्रमोट करेगी ऐसी बात, जबकि हमें बच्चे को रटवाना नहीं होता, ये तो आप भली भांति जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। कैरल ग्लिगन एक महिला हैं अभी भी। कैरल ग्लिगन की अगर हम बात करें, ये पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग के संदर्भ में एक ही व्यक्ति जीवित हैं, वो हैं कैरल ग्लिगन। अभी बाकी सब टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। तो कैरल ग्लिगन क्रिटिक्ड दैट लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डीवैल्यूज फेमिनिन मॉरलिटी दैट एम्फसाइजेस। यानी कैरल ग्लिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना या उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा, एक तर्क रखा
भाई कोई भी अगर किसी को क्रिटिसाइज करेगा तो कुछ तो तर्क होगा उस बात में। तो एक तर्क क्या रखा कि कई बार तर्क लगता है कि है बट होता नहीं है, बट इनकी बात में तर्क है। ये क्या कह रही हैं, कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है उसको नकारते हैं, यानी ये जेंडर बायस थियरी है। जो नारीवादी नैतिकता क्या होती है कि मतलब फीमेल्स कुछ चीजों को ध्यान में रखती हैं, उस चीज का ध्यान इस थियरी में नहीं रखा गया। वो क्या है, वो है हमारा एथिक ऑफ केयर या मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स फॉर दी सोसाइटल गुड। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा एन एथिक ऑफ केयर। यानी कैरल गिलिगन ये कह रही हैं, और वो ये नहीं कह रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल उनसे ज्यादा केयरिंग दुनिया में कोई नहीं है। वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स की मॉरलिटी है, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें केयर का भाव ज्यादा देखा जाता है। कुछ तो इनहेरेंट है, ये मैं कह रही हूं अपनी तरफ से, कुछ तो इनहेरेंट है, यानी कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी है, भाई वो मदर्स हैं या बायोलॉजिकली भी कुछ चीजें इसमें सही हैं। अदरवाइज जो ज्यादातर, अब ऐसा गिलिगन भी कह रही हैं, अब इसके बाद वाली जो लाइन है वो ये कह रही हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको कंडीशन भी किया जा रहा है, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो कंडीशनिंग भी है और जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो इस तरह का है समाज में कि भाई आपको अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो आप कहेंगे माँ से ज्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता, है ना, वो तो बनी ही सेक्रीफाइस के लिए है ना। ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि माँ, वो माँ अच्छी नहीं है जो अपनी चिंता करे बच्चे की ना करे, जबकि अगर जो माँ अपनी चिंता नहीं कर सकती वो बच्चे की कैसे कर पाएगी, है ना। तो अगर हम बात करें एन एथिक ऑफ केयर, तो फीमेल्स की मॉरलिटी में केयर की भावना ज्यादा देखी जाती है और मेल्स की मॉरलिटी में एथिक ऑफ जस्टिस ज्यादा देखा जाता है। जस्टिस का मतलब क्या हुआ, रूल्स पर रिजिड रहना या रूल्स और लॉजिक के हिसाब से चलना। लॉजिक और रूल्स से मिलकर के हम कहते हैं कि जस्टिस बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ऐसी बात है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, सारी महिलाएं ही ऐसी होती हैं, बट मेजॉरिटी की यहां बात हो रही है, ठीक। तो लॉजिक और रूल, और उसका एक रीजन मैंने आपको बताया, कंडीशनिंग, जो सामाजिक अपब्रिंगिंग है हमारी, वो भी तो हमारे तर्कों पे प्रभाव डालती है ना। तो देखभाल की नैतिकता यानी एथिक ऑफ केयर जो है फीमेल्स की मॉरलिटी में होता है, इस चीज का ध्यान कोहलबर्ग ने नहीं रखा। और ये जेंडर बायस थियरी, सारे सैंपल्स जो थे वो मेल्स थे, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई, मॉरल आइडियल्स, एथिक ऑफ जस्टिस, कंसर्न्स नहीं। क्या आंसर होगा, डी वैल्यू क्या है, फेमिनिन मॉरलिटी को, जो यानी फेमिनिन मॉरलिटी किस चीज पे जोर देती है, वो है देखभाल की नैतिकता या केयर की नैतिकता। अगर मेल्स की बात होती तो एथिक ऑफ जस्टिस हो जाता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक और क्वेश्चन है, ये तो प्याजे से आ गया। 3 क्रिटिसिज्म है या 3 तरह से क्रिटिक करती हैं। अगर कैरल गिलिगन की ही बात करें, एक तो वो इसको जेंडर बायस कह रही थी कोहलबर्ग की थियरी को। दूसरी बात है कि ये जो स्टेजेस हैं ये यूनिवर्सल है, ऐसा मतलब इसमें कल्चर के प्रभाव को इग्नोर कर दिया गया है। किसी कल्चर में चाहते ना चाहते माँ बाप को छोड़ के आना, अनाथालय बोल रही हूँ, जो आपके ओल्ड एज होम्स हैं वहां अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कई बच्चे इस चक्कर में नहीं करते क्योंकि उनको सोसाइटी से वो चीज झेलनी पड़ेगी। कई जगह पे नॉर्मल माना जाता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कल्चर के एस्पेक्ट को उतना ध्यान में नहीं रखा गया और सभी को ध्यान में रखते हुए एक बार में ही बना दिया। और तीसरा उनका क्रिटिसिज्म क्या है ये आप बताएंगे कमेंट करके। बी ऑप्शन कह रहे हैं 5th क्वेश्चन में आप, इन पिजेशियन थियरी यानी पियाजे के सिद्धांत में द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स द, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इससे आप कंफ्यूज होंगे, ठीक। क्वेश्चन है, इन पिजेशियन थियरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड। यहां पे 2 कीवर्ड हैं या हम कह सकते हैं 3 कीवर्ड हैं। बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है अपने स्कीमा को। देखो ट्रांसफॉर्म या चेंज दोनों ही केस में होता है, मैंने आपके साथ थियरी में डिस्कस किया है। क्योंकि जब आप कुछ नया ऐड कर रहे हैं तब भी आपका जो स्कीमा है, मान लीजिए ये घर है, ये दिमाग है, इसमें अगर आपने कुछ नया ऐड किया तब भी चेंज तो हुआ, जो पहले से था वो उसमें कुछ तो चेंज आया होगा। और अगर आपने कुछ एडजस्ट किया, मैनिपुलेट किया, तब भी इसमें चेंज आएगा। तो चेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही प्रक्रियाओं में होता है। ये बात आपको रेयर ही कोई बता पाएगा। यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, चेंज तो दोनों में ही होगा। अगर देखा जाए ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों में ही होगा। उसके आगे की कहानी समझना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पंगे हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पिजेशियन थ्योरी के अनुसार वो प्रक्रिया जो बच्चे इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज, मॉडिफिकेशन की बात को हम जोड़ते हैं ज्यादातर किससे, एकोमोडेशन से, जो कि बात सही भी है कि मॉडिफाई करना पड़ेगा यानी एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। तो ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ये जो न्यू एक्सपीरियंसेस है, ट्रांसफॉर्म किया है स्कीमा को, मॉडिफाई किया है स्कीमा को नए अनुभव को जोड़ने के लिए। जब आप नया स्कीमा बनाते हैं, जब आप पुराने स्कीमा में चेंज करके मॉडिफाई कर देते हैं उसको,
तो ये बात क्या कहलाती है? एकोमोडेशन कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है, 73% लोग इसके समर्थन में बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, सीटेट वालों ने हिंदी में ऑप्शंस गलत दे दिए थे। एकोमोडेशन को यहाँ पे एसिमिलेशन को उन्होंने समायोजन लिखा हुआ था और इसको कुछ और लिखा हुआ था, अनुकूलन लिख दिया था एसिमिलेशन को, जबकि एडेप्टेशन होता है अनुकूलन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन लगे तो उसको इंग्लिश मीडियम में जरूर देख लेना है, क्योंकि जो फाइनल होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। यदि हिंदी के ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है तो फाइनल इंग्लिश को ही माना जाएगा। तो उस चक्कर में आप इस तरह के क्वेश्चंस, स्पेशली एसिमिलेशन और एकोमोडेशन वाले, या जिनमें कीवर्ड्स होते हैं, उनको जरूर पेपर में हिंदी इंग्लिश में दोनों का ऑप्शन होता है, आप उसको चेंज करके जरूर देखेंगे लैंग्वेज को। तो इसका आंसर जो है वो एकोमोडेशन। देखो, कंजर्वेशन और सेंट्रेशन तो आपको नहीं ही लगा होगा ये देख करके। कंजर्वेशन होता है कि वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती शेप और साइज के चेंज होने से, यानी 200 ml पानी 200 ही रहेगा, टब में डालो, बाल्टी में डालो, ट्रक में डाल दो, ठीक। सेंट्रेशन क्या है? किसी एक ही चीज पे फोकस करना, यानी आपको यदि ये बॉटल दिखाई जाए तो आपका सिर्फ इसके रंग पे ध्यान जाएगा, यानी आप इसकी शेप, आप इसकी क्वांटिटी, ये किस मेटल से बनी है, क्या इसमें चीजें यूज हुई हैं, इन पे ध्यान नहीं दे पा रहे। इसका मतलब आपका ध्यान केंद्रित है, एक ही चीज पे सेंटर्ड है आप, इसकी वजह से कंजर्वेशन पर नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इतनी डिटेल में चले और फास्ट चलना है, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं नए अनुभव की, ये बंद करना है, शायद इससे एलर्जी ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को, इसकी स्मेल ना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित करती हैं और संशोधित करती हैं न्यू एक्सपीरियंस के लिए, यानी एकोमोडेशन है, समायोजन है, कुछ नया ऐड करने के लिए स्कीमा को ट्रांसफॉर्म किया, मॉडिफाई करना पड़ा, स्पेशली लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? एकोमोडेशन। चलिएगा, अफसा, एक बच्ची है अफसा, होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप एंड सेज बटरफ्लाई। एक बच्ची है अफसा, वो एक पोटैटो चिप्स, जो आपकी ये अंकल चिप्स और दुनिया भर की जो आती हैं लेज वेज, जो चिप्स होती हैं आलू की बनी हुई, उनको हाथ में लेती है, या घर में भी बनाते हैं कई लोग, तो उसको हाथ में लिया और कहा, अरे ये तो बटरफ्लाई जैसी शेप है, देखते हो ना आप, उस पर डिजाइन होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट, सीधा सीधा जवाब आपको खुद ही दे दिया चिल्ला चिल्ला करके। सिंबॉलिक थॉट किस स्टेज में आता है, याद कीजिए फटाफट से। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, देखिए तितली, यानी वो सिंबलाइज कर रही है उस चिप्स को तितली की तरह। जैसे इस रिमोट को अगर मैं फोन की तरह सिंबलाइज करूं, कैलकुलेटर की तरह सिंबलाइज करूं, या इससे बातें करना शुरू कर दूंगा, अरे तू तो मेरा फ्रेंड है, मतलब मैंने इसको फ्रेंड का सिंबल मान लिया है। यानी किसी चीज को यूज कर रहे हैं किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी सिंबल्स का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे के सामने आप मान लीजिए पेन नहीं भी है, गिरा दिया पेन, अगर पेन नहीं भी है, ओके काम चला लेना यार, तो लाइट थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो। तो अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे के सामने क्या नहीं है, पेन नहीं भी है, तो पेन नहीं होने पे भी जब आप उसको PEN पेन लिख रहे हैं तो वो सिंबल्स के थ्रू समझ जा रहा है कि PEN पेन, या आपने एक ड्राइंग बना दी, मेरा पेन तो पता नहीं कैसा ही बनाऊंगी, मेरी ड्राइंग माशाल्लाह आपको पता है। तो अगर हम बात करें ये रॉकेट बन गया, तो ये देख करके, हंस रही हो यार, तो ये देख करके आपके दिमाग में पेन आ जा रहा है, पेन की पिक्चर आपके दिमाग में इमेजिन हो पा रही है, इसका मतलब सिंबल्स के थ्रू आप सीख पा रहे हैं। और ये किस स्टेज में होता है, ये सेकंड स्टेज में होगा पियाजे की प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ठीक है। तभी तो वो स्कूल जाके ABCD भी सीख रहा है, पढ़ भी पा रहा है ना, और भी 70 तरह के काम वो कर पाएगा। पेन को रॉकेट नहीं बोलना है, ठीक है। आगे बढ़ें, तो प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंबॉलिक स्टेज है, ध्यान रखना है, ठीक। सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीखता है। और मैंने वो रेड लाइट ग्रीन लाइट का एग्जांपल भी आपको दिया था प्रॉपर बना करके, जिन्होंने थियरी की क्लास अटेंड की है ऐप पर भी, है ना, कि बच्चों को पता है ग्रीन हुई है लाइट तो अब ये सिंबल है कि आप जा सकते हैं आगे, रेड है तो ये सिंबल है कि रुकना है, येलो है तो वेट करना है, ठीक। तो वो सिंबल्स के थ्रू समझने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने आप देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लेव वाइगोस्की कंसिडर्स व्हिच फैक्टर्स टू बी इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो हमें ये सिंपल बात पता है, वाइगोस्की 3 ही चीजों पे बात कर रहे हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। सोसाइटी का मतलब ग्रुप में सीखना भी हो सकता है, किसी असिस्टेड लर्निंग भी हो सकता है। कल्चर, हाँ, C फॉर कल्चर ये रहा, L फॉर लैंग्वेज ये रहा, सोसाइटी कहीं दिख रही है। मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमा की बात पियाजे चचा करते हैं, वाइगोस्की ब्रो नहीं करते हैं, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये तो व्यवहारवादी करेंगे। SR की बात, SR बॉन्ड जो है इसकी बात वैसे तो थॉर्नडाइक ने की, बट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों का प्रयोग। स्टिमुलस क्या है, जो चीज आपको बाधित करे कोई एक्शन लेने पे, खुशबू आ रही है गोलगप्पे की, स्टिमुलस है आपके लिए एक, है ना, और आप रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, मुंह से लार आ रही है आपके, ठीक।
खतरनाक एग्जाम्पल हो गया, कई लोग तो अभी सो जाएंगे या चले जाएंगे गोलगप्पे खाने। तो इसमें ये दोनों चीजें वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग नहीं है, कल्चर और लैंग्वेज वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग है, एज पर वाइगॉस्की है। ए ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड, तो ए ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट थर्ड वगैरह हो नहीं सकते क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, समझते हैं, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है शुरुआत के 10 15 20 क्वेश्चंस में। ठीक है, तसल्ली से समझ के जवाब देना है, रटना नहीं है, आंख बंद करके प्रैक्टिस नहीं करते चले जाना है कि फलाने गुरुजी ने कह दिया था कि 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं आंख बंद करके, या फलानी गुरु माता ने कह दिया था कि 200 करोड़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आंख बंद करके। उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन आंख बंद करके प्रैक्टिस कर जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मतलब होता है, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अगर हम बात करें, ये कहता है लेव वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल थियोरी एम्फसाइजेस टीचिंग लर्निंग थ्रू, यानी वाइगॉस्की का जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, देखिए ध्यान रखिएगा, इनकी थियोरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच या सोशियो कल्चरल थियोरी। इनकी थियोरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, वो पियाजे की थियोरी का है, लेकिन दोनों बात संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही करते हैं। तो जब वाइगॉस्की ब्रो कह रहे हैं कि सोशियो कल्चरल थियोरी एम्फसाइज करती है टीचिंग लर्निंग पर, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो रचनावाद है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, पियाजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर हैं, या स्पेशली पियाजे और वाइगॉस्की हैं, ब्रूनर तो बाद में कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात ये लोग नहीं करते, रीइंफोर्समेंट की बात ये नहीं करते, ड्रिल और रिकॉल की बात ये नहीं करते। पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग, यानी पीयर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, सोसाइटी, यानी बच्चा ग्रुप में सीख रहा है, ग्रुप क्या होता है, सोसाइटी का ही पार्ट है। और स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, किसी से हिंट मिल रही है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, किसी स्टेप पे कोई समझा दे रहा है, आप घर में क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भाई बहन बड़ा निकल के गया, आपने पूछा यार मम्मी बताना यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ क्या, अब मैं यहाँ पे अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, या बहन या भाई, तो वो स्कैफोल्डिंग दे देगा आपको वहां जहां आप अटक रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ दूसरों की मदद ले रहे हैं, यानी सोसाइटी की, तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सहकर्मी बातचीत और पार। पीयर्स कहते हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपकी एज के लोग हैं, आपके दोस्त यार भी हो सकते हैं आसपास के। एनालॉजीज और एल्गोरिथम, ये अगेन रट्टाफिकेशन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग 90% लोग दे भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम आपको बताएंगे पियाजे चचा क्यों है, वाइगॉस्की ब्रो क्यों है और कोहलबर्ग अंकल क्यों है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं निशा ये बात जानने में? आप भी इंटरेस्टेड हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, है ना? लगाया तुमने? तुम डांस कर लो बैठ के। कोई यूपी चंदौली से है, प्रवीण त्रिपाठी पूछ रहे हैं क्या करोगे, हैं घर पे बुला के कॉफी पिलाओगे, पढ़ लो चुपचाप, पेपर में आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे चंदौली से हो, चाहे आपके घर से दूर से हो, पास से हो, हैं % लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, कौन सी तकनीक है, हैज बीन प्रपोज्ड बाय, जो वाइगॉस्की के द्वारा दी गई है, प्रपोज की गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो प्राइमरी के हों, दुनिया के किसी भी कोने के हों, बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिंपल बात, सरल बात, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। हाँ ये वर्ड तो बढ़िया है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, जहां आप अटक रहे हैं वहां किसी ने आपको हिंट दे दी। जैसे मैंने अभी आपको हिंट दी थी, जब नए एक्सपीरियंस की बात होगी एकोमोडेशन की तरफ लेके जाएगा, पुराने स्कीमा में एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड करना एसिमिलेशन है, हिंट है, ये 2 कीवर्ड्स हैं। रीइंफोर्समेंट की बात अगेन पियाजे वाइगॉस्की नहीं करेंगे, और इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं, लेकिन हमसे वाइगॉस्की के बारे में बात हुई है। ठीक, प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये बात कौन करेगा, स्किनर करेंगे, या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब बचा कौन, वाइगॉस्की ही बचे। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग क्या है, बच्चा जहां अटके उसको वहां मदद दे दो। बच्चा किसी स्टेप पर अटक गया क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो ये नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपने उसको वहां मदद दी जहां वो अटका, जहां उसको दिक्कत हुई, है ना, कुछ सॉल्व करते समय, या कोई हिंट दे दी। ठीक, और अगर हम बात करते हैं, ये कोई हिंट दे दी, कोई क्लू दे दिया, जिससे वो थोड़ा सा पहुंच पाया उसके उत्तर तक। जैसे वो नहीं था, CID आता था तो दया को क्लू मिल जाता था तो सीधा गेट तोड़ देते थे वो। तो उसी तरह से अगर बच्चों को क्लू मिल गया, या क्यू मिल गया, या हिंट मिल गई सही जगह पर, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, वो केस को सॉल्व कर देगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, पार ढांचा, टेम्परेरी हेल्प। अब आता है 10th क्वेश्चन, इसमें आए हैं अंकल कोहलबर्ग। क्या कहते हैं अंकल कोहलबर्ग, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल, देखिएगा इंग्लिश में लेवल लिखा है तो ध्यान रखिएगा लेवल की बात हो रही है, स्टेज लिखी होगी तो स्टेज की बात हो रही होगी। मॉरल डेवलपमेंट, विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय नाइस गर्ल या गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर प्रदर्शित करेगा बच्चा।
बताइएगा फटाफट से। जैसे देखिए 3 लेवल हैं, अगर हम कोहलबर्ग की माने तो 3 लेवल हैं मॉरलिटी के, यानी नैतिकता के कि सही और गलत क्या होता है, और 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, 6 स्टेजेस हैं। सही है बात या गलत है? सही है। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, इतना हमें पता है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल की जो 2 स्टेजेस हैं वो हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पहली स्टेज है बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, उसका अपना गलत सही कुछ नहीं होता, उसको पनिशमेंट से बचना है। दूसरा क्या है आपका, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी जैसे को तैसा, आप मुझे क्या दो, खून और आजादी की बात मत करना यहाँ पे, मम्मी पॉकेट मनी दो तो मैं सामान दुकान से आपके लिए लेके आऊं, अदरवाइज आप भी अपने घर रहो, मैं भी अपने घर रहूंगा, जो कि आप ही का है। तो क्या होगा, ये बेसिकली बच्चे को कुछ चाहिए बदले में। वो अगर रिश्तेदार आए हैं और उसको नमकीन बिस्किट लेके आना है, आजकल होता है या नहीं पता नहीं, बट होता ही होगा, तो उसको अपने लिए भी 5 रुपए का कुछ चाहिए उसमें से, तब जाकर के वो लेके आएगा। ये सेकंड स्टेज है, वो सेल्फ बेनिफिट देखेगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें। कन्वेंशनल लेवल इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि थर्ड लेवल या थर्ड स्टेज जो है सेकंड लेवल की, कन्वेंशनल की, वो है गुड बॉय गुड गर्ल, यानी आप समाज के अनुसार चलना चाहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर है 4th स्टेज। तो ये थर्ड स्टेज से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्राइमरी स्कूल का बच्चा होगा इस टाइम पे और वो कहेगा परंपराएं तो परंपराएं होती हैं, तो आपको माँ बाप की नजरों में, टीचर की नजरों में अच्छा बनना है, A ग्रेड लेके आना है क्योंकि लोग तारीफ करेंगे, ऑनेस्टी से रहना है क्योंकि लोग तारीफ करेंगे। तो इस तरह की मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं सोसाइटी के द्वारा। लेवल ऑफ हेटेरोनॉमस मॉरलिटी और लेवल ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पे इन दोनों की बात होती ही नहीं है। किसकी? वाइगॉस्की की, इसकी कोहलबर्ग की थियोरी में इनकी, और ये बात पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट में होती है, आएंगे उस पर अभी। ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट यूज्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच टू एक्सप्लेन द मॉरल रीजनिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी वो कौन से व्यक्ति हैं, है ना। कॉल द डेविल एंड डेविल हैज कम, ऐसी ही एक अंग्रेजी कहावत है ना, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अभी हम बात कर रहे थे पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की, और पियाजे ही आ गए अगले क्वेश्चन में विद मॉरल डेवलपमेंट। पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता नहीं है, बट इस बार इन्होंने ऊपर ऊपर से पूछ लिया है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं बता दूंगी इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि वो कौन से थियरिस्ट हैं, वो कौन से सिद्धांतकार हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच को अपनाते हैं मॉरल रीजनिंग के बारे में बात करते हुए। यानी किस सिद्धांतकार ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया। यानी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कहां से होगा, जो आपकी रीजनिंग है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड होगी। यानी अगर आपका दिमाग 8 साल के बच्चे जितना डेवलप हुआ है, या आप 8 साल के हैं अगर, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वही दिमाग जो आपकी थिंकिंग प्रोसेसिंग स्किल्स हैं, संज्ञान है आपका, उसी हिसाब से आप तर्क दे पाएंगे। यानी जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है उसके बेसिस पे कॉग्निटिव रीजनिंग होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी होती है, जो संज्ञानात्मक परिपक्वता है कि आपकी एज क्या है, आपका दिमाग कितना डेवलप हुआ है, उसी हिसाब का आपका मॉरल तर्क होगा या कॉग्निटिव रीजनिंग होगी, मॉरल रीजनिंग होगी। क्योंकि बाहर से थोड़ी ना आप ले आएंगे, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है उसी लेवल की आपकी रीजनिंग होगी, सही और गलत की। जैसा कि मैं बहुत बार बताती हूं कि एक 15 साल के बच्चे के लिए या बच्ची के लिए माँ बाप की आज्ञा के बिना भाग जाना, एक साथ कहीं शादी कर लेना खुद से, वो क्या हुआ, वो उस 15 साल के लेवल की कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, जिसके अनुसार उन्होंने तर्क दिया कि प्यार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, और माँ बाप नहीं मान रहे तो चलो अब तो जीवन साथ में जीना है। वो बात अलग है कि 15 साल के हैं, अभी कुछ पता नहीं है दीन दुनिया का। और यही बात जब आप 25 साल के हैं तो आपका कॉग्निटिव मैच्योरिटी लेवल अलग होता है ना। 25 साल पे आपका संज्ञानात्मक स्तर, आपकी थिंकिंग स्किल्स या आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है, सोचने का नजरिया, तरीका जो है, आपकी रीजनिंग, आपका तर्क करने का जो नजरिया है, आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेमोरी, आपका परसेप्शन, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, सैकड़ों जो भी मानसिक क्षमताएं हैं वो अलग तरीके से डेवलप हो चुकी होंगी। तो 25 साल का व्यक्ति अपने ऊपर ही हंसेगा कि क्या बेवकूफ हरकत की थी, पता तो था नहीं ABCD भी, और प्यार कर रहे थे, है ना। तो ये क्या हुआ, जो 15 साल की कॉग्निटिव मैच्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग मॉरल रीजनिंग आएगी। यानी 15 साल के व्यक्ति का सही गलत अलग हो सकता है उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अनुसार, और 25 साल के व्यक्ति का सही गलत अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये बात कहां से आई थी, ये किस थियरी से आई थी? ये सीधा कोहलबर्ग ने कह दी थी? नहीं, ये बात पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट से कोहलबर्ग के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। ठीक, क्योंकि ये पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। किसकी थियरी? कोहलबर्ग की। चोरी नहीं की है, इंस्पायर्ड नहीं है, या मैं कहूं कॉपीड नहीं है, थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन आप फिर भी कह सकते हो, है ना। कॉपीड नहीं है, कॉपीड नहीं है, उन्होंने अपनी थियरी दी है। लेकिन अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे इस बात में इंटरेस्टेड थे, वो ये नहीं देख रहे थे सही और गलत क्या है, मॉरल डेवलपमेंट से ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे कि बच्चे सोच कैसे रहे हैं, उनकी रीजनिंग कैसी है, उनकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग एज के साथ सोच कैसे बदल रही है।
तो ये पियाजे ने कहा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच है, कि जो संज्ञानात्मक स्तर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे मॉरल रीजनिंग भी बदलती रहेगी। ये जीन पियाजे का थॉट है। तो आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल रीजनिंग के बीच? आप कहेंगे जी सरकार बिल्कुल है। ठीक, कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता और जो नैतिक तर्कणा है या तर्क है, उन दोनों के बीच सीधा संबंध है। ठीक, और ये बात कोलबर्ग भी कह रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये थी बात। पियाजे ने 2 स्टेजेस दी हैं मॉरल डेवलपमेंट की, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि क्या पता टपक जाए, अब इस बार ऐसे तो पूछ ही लिया है। ठीक, तो पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, वैसे तो इसमें और भी स्टेजेस हैं, बट जो उन्होंने ओरिजिनली दी थी सिर्फ उन्हीं को थोड़ा सा टच कर देते हैं, अदरवाइज तो इसमें बाद में और भी लोगों के द्वारा स्टेजेस डेवलप हो गई। मेनली इसमें एक स्टेज है हेटेरोनॉमस मॉरलिटी, 4 से 9 वर्ष के आसपास, हेटेरोनॉमस मॉरलिटी, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा प्लीज। और दूसरा है ऑटोनॉमस मॉरलिटी। ऑटोनॉमस मॉरलिटी, ऑटो का मतलब ये सेल्फ। ठीक है जी। तो अगर हम हेटेरो की बात करें, अब हेटेरो का मतलब यानी बाहर से मॉरलिटी, जो बाहर से इम्पोज्ड है। अब हमें पता है वो 4 से 9 साल के बच्चे में बाहर से ही इम्पोज्ड होती है मॉरलिटी, उसकी खुद का कोई सही गलत नहीं होता। तो यानी वो दूसरों के, यहाँ पे अदर्स या सोसाइटी या रूल्स के हिसाब से, जो बाहरी एक्सटर्नल रूल्स हैं उनके हिसाब से बच्चा चलेगा हेटेरोनॉमस मॉरलिटी में। ये पहला स्तर है। दूसरा लेवल क्या है इनके अकॉर्डिंग? ऑटोनॉमस। ऑटो का मतलब है सेल्फ, जो उसके खुद के द्वारा इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसकी होगी, वो खुद अपने डिसीजंस और अपना सही गलत तय करेगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग या इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ मॉरलिटी है ऑटोनॉमस मॉरलिटी। ठीक है, पियाजे की बात हो रही है इनके मॉरल डेवलपमेंट की। पियाजे ने सब किया है, पियाजे ने इंटेलिजेंस पे भी काम किया है, मॉरल डेवलपमेंट पे भी काम किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी काम किया है। तो ये ना सोचें कि एक व्यक्ति ने एक ही थियोरी दी होगी, इन लोगों ने पूरा जीवन लगाया अपना रिसर्च में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, सिखाने में, जानने में चीजों को। अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो हेटेरोनॉमस मॉरलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इमानेंट जस्टिस वाली स्टेज है। इमानेंट जस्टिस समझते हैं? वो अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 7 वर्ष के आसपास, या इवन कई बार 9-10 तक भी चली जाती है, कि कोई एक भगवान है, सर्वव्यापी न्याय होगा। तुमने अभी किसी को बुरा बोला, 2 मिनट बाद तुम्हें चोट लग जाएगी। तो ये है इमानेंट जस्टिस। ठीक है, वो चाइल्डहुड ही होता है। तो ये हेटेरोनॉमस मॉरलिटी है कि आप एक्सटर्नल रूल्स या बाहरी लोग आपके लिए डिसाइड करेंगे। ऑटोनॉमस है सेल्फ, यानी बच्चा खुद के रूल्स या इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएगा। जान लेते हैं पियाजे को पियाजे चचा हम क्यों कहते हैं। मैं बोर कर रही हूँ आपको, बट ऐसे ही सेशन चलेगा तो आपके दिमाग में चीजें टिकेंगी, अदरवाइज तो आप भूल जाएंगे, है ना। और वाइगॉस्की ब्रो क्यों है, और अगर हम बात करें, इससे आपको कुछ जानने को भी मिलेगा, डोंट वरी, है ना। कोहलबर्ग की अगर हम बात करें तो कोहलबर्ग क्या है? अंकल हैं। ठीक, तो पियाजे ये तो आपका वर्ड है, अब इसमें मैं क्या ही लिखूं। चचा हम इसलिए कह रहे हैं पियाजे को, क्योंकि पियाजे एकदम बाबा टाइप के इंसान बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने फोटोज में देखा है, एकदम बूढ़े पियाजे की फोटो आप देखते हैं, मतलब थोड़े से एजेड हैं और एकदम टोपी वोपी लगा के एकदम कूल डूड हैं। तो ये क्या बन गए हैं? पियाजे चचा हैं। ठीक है, मतलब सबसे इनको हम यहाँ पे ओल्डेस्ट मान रहे हैं इन सब में। और अगर हम देखें वाइगॉस्की की, तो वाइगॉस्की क्या है? वाइगॉस्की की बहुत कम एज में इनका देहांत हो गया था, तो बट इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, तो वाइगॉस्की को हम ब्रो कह सकते हैं, कि मतलब सेम एज के रहे होंगे जनरेशन के। और कोहलबर्ग को हम अंकल कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने भी, इनकी भी जो सुसाइड था इनका, खैर तो इनकी भी डेथ हो गई है, बट कोहलबर्ग को हम क्यों कह रहे हैं अंकल? क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग है। नाम देख रहे हो, लॉरेंस, ऐसे अंग्रेजों वाला नाम। मतलब वैसे तो ये सारे ही रशिया से हैं, वो स्विट्जरलैंड से हैं, पियाजे वाइगॉस्की रशिया से हैं, और कोहलबर्ग कहाँ से हैं? अमेरिकी हैं। तो अंकल कोहलबर्ग हम कह सकते हैं क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग है, तो उनके नाम में छिपा हुआ है, वाइब वैसी आ रही है अंकल कोहलबर्ग वाली, है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये बकवास थी एकदम, बट ठीक है, आपको याद रखने के लिए काफी है चीजें, एसोसिएट कर पाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और समझते हैं चीजें कैसे वर्क करेंगी। हाँ, देखिएगा, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं बना है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है कि बच्चे जो है सक्रिय रूप से अपने समझ का, अपने ज्ञान का, दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं। यानी बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये बात कौन कहेगा? देखो, एक्टिविटी पे जो सोलली जोर दिया है वो पियाजे ने ज्यादा दिया है, एक्टिविटी प्लस सोसाइटी को जोड़ दिया है उन्होंने, वाइगॉस्की ने। ये पावलोव दिख रहे हैं ना। तो जीन पियाजे इज द राइट आंसर। अगर यहाँ सोसाइटी की बात कहीं पे होती कि बच्चे, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स या चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, तो आंसर वाइगॉस्की हो जाता। अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं लिखा, जस्ट इतना लिखा है, तो पियाजे है। ऐसा होता है पेपर में, फिर आप गलती करते हैं क्योंकि आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं और गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और जवाब दीजिएगा।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, समझेंगे, जानेंगे, सोचेंगे और फिर बात करने वाले हैं। 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज डिस्करेज्ड बाय लेव वाइगोस्की, यानी वाइगोस्की के अनुसार कौन सी एक चीज है जिसका समर्थन नहीं किया गया, हतोत्साहित करते हैं वाइगोस्की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में किसी एक चीज को। तो बताइए वो चीज क्या होगी, फटाफट से बताएंगे। देखिएगा, डी ऑप्शन कह रहे हैं 69% लोग, बिल्कुल सही हैं आप लोग, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग यानी यहाँ पे लोग होंगे, सोसाइटी है। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, लोग होंगे, यानी बच्चे हैं आपस में, ग्रुप होगा, सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्कैफोल्डिंग यानी अगेन हेल्प की बात हो रही है, वाइगोस्की करते हैं। असिस्टेड लर्निंग यानी कोई तो किसी को असिस्ट कर रहा होगा, कोई तो किसी की सहायता कर रहा होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सपोजिटरी टीचिंग, चाहे पियाजे लिखा हो चाहे वाइगोस्की, दोनों के अकॉर्डिंग ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को एक्टिव नहीं रखा जा रहा, बच्चे के दिमाग में चीजें भर दी जा रही हैं। तो एक्सपोजिटरी टीचिंग पियाजे और वाइगोस्की दोनों नकारेंगे, दोनों डिस्करेज करेंगे, ये बात याद रखनी है। एक और चीज है जिसको इग्नोर किया है वाइगोस्की ने, वो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो कई बार पूछ लेता है, इन्होंने जैविक एस्पेक्ट को, जो आपका हेरिडिटी है, उस एस्पेक्ट को थोड़ा इग्नोर किया है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको वाइगोस्की इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे ये कहानी चल क्या रही है। पोल दे दीजिएगा मैडम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है, व्हाइल अरेंजिंग द पीसेस ऑफ अ पजल, एक पजल है, मीठी एक प्यारी सी बच्ची है, मीठी सी, स्पीक्स अलाउड टू डायरेक्ट हर ओन एक्शंस, यानी खुद से ही चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही है, अपने ही एक्शंस को गाइड करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, दिशा देने के लिए। लेव वाइगोस्की रेफर्स टू द यूज ऑफ सच लैंग्वेज फॉर सेल्फ रेगुलेशन। एक तो बच्चा अलाउड का मतलब क्या है, जोर से या बोल बोल करके बातें कर रहा है, खुद से ही, खुद के ही एक पजल को, एक गेम को सॉल्व करने के लिए कि ये पीस कहां फिट होगा, ये वो दुनिया भर की बातें। ठीक है, पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय, वो पीसेस नहीं होते पजल के, उनको जोड़ रहा है बच्चा, ये बच्ची है मीठी, और वो अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को क्या कहते हैं, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ स्पीच बाय स्पीकिंग अलाउड, लाउड, बोल बोल करके। इसको प्राइवेट स्पीच वाइगोस्की की भाषा में कहा जाता है। अगर यही पूछा होता पियाजे की भाषा में, तो ऑप्शन ए हो जाता ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो हम ये कहेंगे प्राइवेट स्पीच, निजी वाक या निज वाक, 3 से 6 वर्ष। वैसे तो ये 2 से 7 में भी सही हो सकता है, क्योंकि ये आपका जो है प्री ऑपरेशनल या अर्ली चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक है। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष, इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। प्राइवेट का मतलब ही है, यानी बच्चा खुद से बोल बोल करके बातें कर रहा है अपने प्राइवेट स्पेस में, यानी जहां पे भी वो है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट स्पेस है, जैसे आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते समय खुद से बोल के बात कर रहे हैं, अरे नहीं हिमांशु ने तो ये बताया था, आप वहां पे एग्जामिनर कह रहा है क्या चल क्या रहा है, तो ये क्या हुआ, प्राइवेट स्पीच। आप खुद को ही डायरेक्ट कर रहे हैं, अपने ही एक्शंस को बोल बोल करके। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बट खुद से ही बोल के बात कर रहे हैं। जब आप मन में बात करेंगे तो वो साइलेंट स्पीच बन जाता है, जब आप किसी और से बात करेंगे तो वो सोशल स्पीच बन जाता है। ये 2 वर्ष के आसपास आ जाती है बच्चे में, और साइलेंट इनर स्पीच आती है 6 वर्ष के बाद, ठीक है, या 6 वर्ष तक। तो ये 3 प्रकार हैं स्पीच के वाइगोस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर पे बाद में चलेंगे, पहले इसको समझेंगे। तो जैसे ये पजल है, इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीके से पूछ लेता है, यानी बच्चे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं खुद से, अकेले बच्चा है, ये बच्ची अपनी एक पजल सॉल्व करने में लगी हुई है, ये बच्ची अपनी एक पजल है। ये आप देख रहे हैं पीसेस आते हैं, ऐसे गेम्स आते हैं ना बहुत सारे, तो वो कह रही है यार मेरे को ना ऑरेंज वाला चाहिए था, ऑरेंज वाला चाहिए था, मैंने तो गलत ले आई। खुद से बातें कर रही है, खुद के ही एक्शन को डायरेक्ट कर रही है। ये क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे 3+ लिखा हुआ है। 3+ समझ रहे हो ना, जिनके घर में बच्चे हैं, आसपास जिन्होंने बच्चे देखे हैं, खुद कभी बच्चे रहे हैं, तो वो ये समझ सकते हैं, है ना। आज आप इतना स्लो क्यों चल रहे हो, फास्ट पढ़ाओ प्लीज। सोनी कह रही हैं फास्ट पढ़ाएं। यार मैं आज इस मूड में हूं कि आप स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा बाद में, एक तो ताकि हम थोड़ा सा कंप्लीटली इसको समझ सकें। और चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो 3+ की अगर हम बात करें, ये 3+ ईयर्स के लिए, यानी प्राइवेट स्पीच आती है इस एज में, यानी बच्चा खुद से बोल बोल करके बातें करने लगेगा। ईगोसेंट्रिक स्पीच भी इसी स्टेज में आती है, जिसकी बात पियाजे करते हैं, प्राइवेट की बात वाइगोस्की करते हैं। तो वो बच्चा कह रहा है यार ये वाला पीस, इसका फेस का जो साइड वाला पार्ट था ना, वो कहाँ है, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। खुद से ही बातें कर रहा है। ऐसा आप करते हैं ना, बच्चे रेलगाड़ी भी चला रहे हैं तो वो छुक 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 खुद ही आवाजें निकाल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे जाएगी। ठीक,
और अगर आप एक और पिक्चर देखेंगे तो आपको पता है ये ABCD के पजल है, बच्चा खुद से ही सॉल्व करते समय बातें करे कि यार इसका पैर कहाँ गया जिस पे W था, तो वो प्राइवेट स्पीच कहलाएगा। एक बच्चा एक टी शर्ट को फोल्ड करते समय, क्वेश्चन पूछा जाता है फोल्ड करते समय, यानी एक टी शर्ट की तय करते समय किसी कपड़े को खुद से बातें कर रहा है, अरे इसको तो ऐसे तय कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट कर रहा है, खुद को दिशा दे रहा है, जो कि अच्छी बात है, प्राइवेट स्पीच कहेंगे। क्योंकि वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है बहुत महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास में, तो प्राइवेट स्पीच भी क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कोहलबर्ग की यहाँ चर्चा हो रही है, फटाफट से स्पीड पकड़ेंगे। अब आप लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मेन मैं आपको बता चुकी हूं अब तक, अब स्पीड के साथ चल के आपको फटाफट जवाब देना है। कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, एट विच स्टेज की बात हो रही है देखिएगा, ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स डिफाइन राइट एक्शन बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल अग्रीमेंट्स। यानी क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति ने अपने आप सेल्फ चोजन अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके, जिसके लिए वो अपनी जान पे भी आ जाए तो वो खड़ा रहेगा, और कंसाइंस के बेसिस पे जो उसकी चेतना है उसके आधार पर उसने कुछ डिसीजंस लिए, यानी खुद के लिए नियम निर्धारित किए और पूरी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। जब ऑल ह्यूमैनिटी की बात आ जाए तो सिर्फ एक स्टेज बचती है जिसको हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहते हैं। जब एक इंडिविजुअल के राइट की बात आती है और नियमों में परिवर्तन संभव है तो आ जाता है आपका 5th सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लेकिन यहाँ पूरी ह्यूमैनिटी की बात हो रही है तो बी ऑप्शन, क्या, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, अभी हम तीनों लेवल पे भी बात कर लेंगे कोहलबर्ग की एक बार। जीन पियाजे's theory is critiqued for having proposed 4 stages of development या cognitive development, ठीक है, which debate of child development does this fall under। यानी पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की थियरी है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने ये जो 4 स्टेजेस दी हैं ये गड़बड़ हैं, ये होनी नहीं चाहिए, या स्टेजेस की क्या नीड है। तो ये किस डिबेट के अंदर आता है? अभी हमने डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी जब हम केवीएस वाला सेशन ले रहे थे, है ना। अगर हम बात करें किसकी, सी ऑप्शन की, तो कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्योंकि ये स्टेजेस की बात करें, जो भी व्यक्ति स्टेजेस की बात करेगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस कहेगा डेवलपमेंट को, चाहे वो फ्रॉइड हो, एरिक्सन हो, इवन कोहलबर्ग हो और पियाजे ही क्यों ना हो, क्योंकि स्टेजेस का मतलब है एक स्टेज में इतना, फिर डिसकंटिन्यू होकर फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक। जबकि वाइगोस्की ने एज की या स्टेज की बात नहीं की तो वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इनकी जो थियरी है उसमें कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का तर्क एक चलता है, निरंतरता बनाम असततता, एक ये डिबेट है। आगे बढ़ेंगे, नेचर नर्चर का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, पियाजे ने एकदम इग्नोर नहीं किया नर्चर को या एनवायरमेंट को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। According to Jean Piaget's cognitive development theory, which of the following is essential for cognitive development? पियाजे के अनुसार कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए? Observation of the environment, चलिए हाँ, पियाजे मना थोड़ी कर रहे हैं कि वातावरण का अवलोकन मत करो, ये थोड़ी कह रहे हैं पियाजे, चलिए ठीक है। रीइंफोर्समेंट की बात तो नहीं करेंगे ना पियाजे ना वाइगोस्की। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, हाँ बच्चा एक्टिव होगा इनके अनुसार, तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। कंडीशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अगेन ये व्यवहारवाद की बात है, रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, व्हाटएवर, बट पियाजे ऑब्जर्व करने को कहेंगे एनवायरमेंट को, नो डाउट, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करने से बेहतर नहीं है कि बच्चा सक्रिय होगा एनवायरमेंट में, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, यानी जिस भी एनवायरमेंट में वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर बने, लिटिल साइंटिस्ट है क्योंकि बच्चा, तो वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे एनवायरमेंट में, ना कि सिर्फ ऑब्जर्व करे। तो इससे तो कहीं बेहतर हो गया ऑप्शन सी, समझ पा रहे हैं ना। ऑब्जर्व तो करे ही करे, जब वो एक्टिवली एक्सप्लोर करेगा तो ऑब्जर्व अपने आप कर रहा होगा, एक्टिवली तभी एक्सप्लोर कर सकता है, तो इससे कहीं बेहतर ऑप्शन सी है। अगर सिर्फ इसकी बात होती तो हम इसके साथ नहीं जा सकते थे, यदि सी ऑप्शन यहाँ है, अगर नहीं होता सी ऑप्शन तब हम एक के साथ सोच सकते थे, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं थी बात। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18। कोहलबर्ग के अनुसार, यानी कोहलबर्ग की थियरी का कौन सा क्रिटिसिज्म है, आलोचना है कोहलबर्ग की थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की, तो स्टेजेस इन कोहलबर्ग्स थियरी आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ये बात एकदम सही है, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो फैक्ट है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो चरण है वो क्लियरली डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, सुस्पष्ट है कि 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पैर नहीं हिलाते हैं। बी ऑप्शन इज, इसलिए नहीं कि कुछ अपशगुन होता है, इसलिए कि इरिटेशन होती है देख के। खैर देखिएगा, एटिकेट्स में नहीं आता है, और यहाँ तो
क्लास लगी है आपकी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी, अगर हम बात करें कोलबर्ग्स अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग कोलबर्ग्स अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग अंडर एस्टिमेट्स द मॉरल मेच्योरिटी ऑफ फीमेल्स। बात तो सही है, ये क्या है, जेंडर बायस थियरी है। सी ऑप्शन है, स्टेजेस इन कोलबर्ग्स थियरी ड्रॉ अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड बाय पियाजे टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो सीक्वेंस पे इन्होंने कोई खास फोकस ऐसा सच किया नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। और पहली बात तो पियाजे से ये इंस्पायर्ड है थियरी, ये इसका क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, चोरी तो की नहीं है, बता रहे हैं साफ साफ, क्रेडिट दे रहे हैं भाई, तो क्रेडिट दे रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी नहीं है, डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं। कोलबर्ग डिड लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी विद हिज पार्टिसिपेंट्स वेयर ही इंटरव्यूड देम एट 3 to 4 ईयर इंटरवल। ये भी इसका क्रिटिसिज्म कतई नहीं है, इसका क्रिटिसिज्म यही है कि ये जेंडर बायस है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फीमेल्स की मॉरलिटी को ध्यान में नहीं रखा गया, सारे सैंपल्स मेल थे। वो बात अलग है कि इनकी जो असिस्टेंट थी या रिसर्च असिस्टेंट जिसको हम कहेंगे या स्टूडेंट थी, वो गिलिगन थी जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पियाजे के अनुसार ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट डज द चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स। ये वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना है, यानी वो कौन सी स्टेज है जब बच्चा सिंबल्स का प्रयोग करने लगेगा। अभी पियाजे के बारे में कई चीजें हम नहीं भी जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है पेन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए PN पेन लिखा जा सकता है। ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। जैसे मैंने बताया, रेड लाइट को देख के रुकना अपने आप में सिंबॉलिक है किसी चीज के बारे में। A फॉर एप्पल होता है, A फॉर एप्पल, तो A आपने लिखा और बच्चा खुद चिल्ला करके बोलेगा A फॉर एप्पल, यानी उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल मौजूद है। लॉजिकल रीजनिंग एमर्जेस, देखिए एमर्जेस लिखा है, लॉजिकल रीजनिंग उभरने लगती है, ये नहीं कहा है आ गई है। अगर आ गई होगी लॉजिकल रीजनिंग तो आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एमर्ज हुई है, अभी उभर रही है और सिंबॉलिक थॉट आ चुका है, तो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। पोस्ट ऑपरेशनल जैसी कोई स्टेज नहीं है, फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इसमें पियाजे की 2 सब स्टेजेस भी हैं मॉरल डेवलपमेंट की, जिससे आपको ज्यादा याद रहेगा सिंबॉलिक स्टेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अमन इज ट्राइंग टू फिक्स द पीसेस ऑफ अ पजल। अमन एक बच्चा है, अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो पिक्चर्स दिखाई थी कई सारी वाइगोस्की की, उसी से रिलेटेड है। अमन एक बच्चा है जो पीसेस ऑफ पजल, एक पहेली के पीसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज स्ट्रगलिंग टू फिट द करेक्ट पार्ट्स एट द राइट प्लेसेस। यानी वो शेर बना रहा है, मान लीजिए पहेली है, पजल है, बट वो सही जगह पे सही पार्ट नहीं लगा पा रहा, पैर की जगह आंखें लगा दे रहा है, आंखों की जगह सर, तो इसमें गड़बड़ हो रही है। His mother provides hints, तो उसकी जो माताजी हैं जिनको पता है कि वो क्या बना रही हैं, उससे ज्यादा संज्ञानात्मक स्तर उनका होगा, इस समय मान रहे हैं हम, और उसको क्यूज और हिंट्स देती हैं कि कौन सी चीज कैसे बनती है, उसका सर कहाँ आता है, पैर कहाँ आता है, उसको हिंट दे रही है, क्लूज दे रही है, क्वेश्चंस पूछ करके बता करके। ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, ये कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही बच्चों को, अग्रेसिव नहीं बना रही, हेल्प नहीं करेगा लर्निंग में, ऐसा भी नहीं है। वो बच्चे को दिमाग पे वो जोर डालेगा कि मम्मी कौन सी हिंट दे रही हैं, क्या बता रही हैं, सॉल्व खुद ही करेगा। तो एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी ये चीज। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल क्या कहता है, Vygotsky's theory assisted discovery, in Vygotsky's theory assisted discovery is aided by। assisted का मतलब ये है कोई किसी के साथ सीख रहा होगा, और वो कोई किसी के साथ कैसे सीखेगा, जिसको ज्यादा आता होगा वो कम ज्यादा, जो उससे कम जानने वाला व्यक्ति होगा। जैसे इंटर्नशिप करते हैं लोग, तो आप स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी जाते हैं, जब आपकी SEP होती है, याद कीजिएगा थोड़ा सा अपने SEP को, जिन लोगों ने B.Ed या D.Led रेगुलर किया है तो उनको ये बात पता है। जब आप स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी जाते हैं तो वहां पे भी आपका एक सुपरवाइजर होता है जो आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है। टीचर्स हैं ऑलरेडी जिनके असिस्टेंस में आप पढ़ाते हैं, जानते हैं, चीजों को डिस्कवर करते हैं। तो ये जो थियरी है ये किस चीज में एड करेगी, ये असिस्टेड डिस्कवरी जो है, जब आप किसी की सहायता सीख रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं अपनी सहायता से। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद क्यों होगा, इससे तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। पीयर कोलैबोरेशन में, हाँ ठीक बात है। स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट का कोई संबंध पियाजे वाइगोस्की से नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आज के बाद आपको। पीयर कोलैबोरेशन यानी सहपाठी सहयोग, यानी जो लोग एक एज के हैं या एज में थोड़ा बहुत ऊपर भी हैं लेकिन एक साथ रहते हैं उस समय पे, तो वो आपके पीयर्स हो गए उस टाइम पे, ठीक है ना। तो पीयर कोलैबोरेशन को कि एक दूसरे की मदद करें लोग, इसमें एज का मैटर वाइगोस्की के केस में यहाँ नहीं है। पीयर आपका कोई बड़ा दोस्त भी हो सकता है एज में, रफली ऑफ द सेम एज होते हैं वैसे, लेकिन पीयर्स जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं,